हर साल पंजाब के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। बारिश ना होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता था। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में भी काफी परेशानी होती। माँ, नल का पानी खुश्क हो गया है, बाल्टी में होगा, इससे नहा ले। माँ, बाल्टी भी खाली है। अरे बेटा, 1 घंटा पहले हैंडपंप से जब पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर के रखी थी। यकीनन उजाला चुड़ैल इससे नहा ली होगी। हमारा बेटा तो नहाए बगैर गंदा रह गया। अरे, कल मैंने भी तो पानी निकाल के रखा था, उससे भी तो तुम्हारा लड़का नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी बेटी नहा ली तो तुम्हें आफत आ गई। अरे, अपनी महारानी बेटी से कहो खुद पानी भर लिया करे, वरना लगा के दूंगी 2-4 झापड़। अरे, मार के तो दिखा, जिससे मेरे तो हाथ ही नहीं है। उजाला अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके वालिद की वफात हो चुकी थी। उजाला की अक्सर पानी के पीछे इसकी चच्ची के साथ लड़ाई हुआ करती थी। उजाला के अबू की वफात के बाद इसके चचा और चच्ची का रवैया इन लोगों से कुछ अच्छा नहीं था। वो इनको घर से निकाल देना चाहते थे ताकि पूरे घर पर कब्जा कर सकें। इसीलिए वो नत नए बहाने ढूंढा करते थे लड़ाई झगड़े के लिए। एक दिन जब उजाला के चचा खुरम घर लौटे तो इसकी बीवी कमला से कहने लगी, अरे देखो जी, आज आपकी भतीजी मुझे मारने को लिपटी जा रही थी। मैंने बस जरा सा ये क्या कह दिया कि अपने लिए खुद पानी भर लिया करो। वो तो शुक्र है कि बबलू घर पे था, इसने मुझे बचा लिया। तो भाभी बेगम ने कुछ नहीं कहा। अरे, तुम्हारी भाभी तो खूब मजे ले रही थी। वो तो अपनी बेटी के हाथों मुझे पिटवाना ही चाह रही थी और कह रही थी कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह कमला अपने शोहर को गुस्सा दिलाती है। खुरम गुस्से में आकर फौरन अपनी भाभी के कमरे में जाता है और इनका सामान बाहर फेंकने लगता है। अरे अरे चचा, क्या कर रहे हो? बस उजाला, वैसे भी भैया तो अब मर चुके हैं। अब तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। उजाला और इसकी माँ सरपंच के पास जाते हैं और इनकी शिकायत करते हैं। जिरगा बैठता है, लेकिन बबलू की माँ सरपंच को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लेती है और कहती है, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। खुर्रम बबलू और इसकी माँ उजाला और इसकी माँ को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस गांव में तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। जब से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, सारे रिश्तेदारों का तो जैसे हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और तुम्हारे चचा की वजह से हमें तो कोई अपने पास भी नहीं रखेगा। तपती धूप में उजाला की माँ चलते चलते बेहोश हो जाती है। उठो माँ, उठो, तुम्हें क्या हो गया है? फिर उजाला इधर उधर पानी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी घर नजर नहीं आता और ना ही कहीं पानी। लेकिन उजाला हिम्मत नहीं हारती और भागती हुई झाड़ियों की तरफ जाती है और वहां पर इसे एक पुराना हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, लेकिन इसमें हैंडल नहीं था। उजाला फौरन एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर लाई और इसे हैंडपंप में लगा देती है। फिर 1 घंटा लगातार वो हैंडपंप चलाती रहती है और फिर हैंडपंप से कुछ निकलना शुरू हो जाता है, जो बाहर निकलते ही जम जाता है। लेकिन वो पानी नहीं बल्कि सोना था। उजाला ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये तो पानी नहीं बल्कि सोना है। उजाला वो सारा सोना उठाकर अपनी माँ की तरफ जाने लगती है, जबकि इसकी माँ अभी भी बेहोश थी। इतने में एक नौजवान घुड़सवार वहां से गुजर रहा था। उजाला ने इसे कहा, मेरी माँ को किसी तरह अस्पताल तक पहुंचा दो, बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार वो सोना लेकर उजाला और इसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे, लड़का ये कहकर चला जाता है। उधर उजाला की माँ का कुछ दिन तक इलाज चलता है और फिर वो ठीक हो जाती है। माँ, नानी के घर जाकर भोज बनने की जरूरत नहीं। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही अपनी झोंपड़ी डाल देते हैं और वहीं रहेंगे। उजाला और इसकी माँ हैंडपंप के पास अपनी झोंपड़ी बना लेती हैं
और फिर जरूरत के हिसाब से हैंडपंप से सोना निकाल कर बेच देती हैं और इस तरह अपनी जरूरत का सामान खरीद लेती हैं। घुड़सवार जब भी वहां से गुजरता तो उजाला से मिलकर ही जाता। फिर एक दिन बबलू ने उजाला को कीमती और अच्छे कपड़े पहने हुए घुड़सवार के साथ बाजार में घूमते हुए देखा। वो ये सब देखकर चौंक गया और घर आकर सारी बात अपनी अम्मी अब्बू को बता दी। अगर वो लोग गांव के पास एक झोपड़ी में रहते हैं तो इनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। फिर एक दिन खुरम उजाला का पीछा करता हुआ इसकी झोपड़ी तक पहुंच जाता है और उजाला को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेता है। खुरम घर आकर बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? उजाला की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जिससे सोना निकलता है। आज रात हम हैंडपंप का सारा सोना निकालकर इस बैलगाड़ी में रख के घर ले आएंगे। रात को खुरम, बबलू और इसकी माँ उजाला की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और फिर 4 से 5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों और थैलों में भी सोना ठूंस लेते हैं। लेकिन फिर भी हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगातार सोना निकलता ही रहता है। लगता है नीचे बहुत बड़ी सोने की कान है। बीवी बोली, बस करें, इतना सोना बहुत है और वैसे भी इसे भी ले जाने में बहुत परेशानी होगी। खुरम बैलगाड़ी में सोने का ढेर रखकर घर की तरफ लौटने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसी रास्ते से डाकुओं की एक टोली वहां से गुजर रही थी। डाकुओं की नजर इनकी रेहड़ी पर पड़ जाती है। डाकू खुरम और इसकी बीवी और बच्चे को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर उजाला और घुड़सवार शादी करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बुरे कामों का अंजाम भी बुरा ही होता है और हमें दूसरों की खुशियों को देखकर उनसे जलना नहीं चाहिए। आपके पास जितना भी हो, आपको उस पर ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे इसके इस भोलेपन का फायदा उठाते थे। आज तो भोलू के लंच बॉक्स से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं कि भोलू आज क्या लाया है। वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। वाह, मजा आ गया। भोलू अपना लंच बॉक्स देख के हैरान हो जाता है। हाँ, कल और लड्डू भी लेकर आना भोलू। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इतने में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही देर के बाद एक लड़की की रोने की आवाज भोलू के कानों में पड़ती है। वो इस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ रानी, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत रानी, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोलू, पर अब तुम कैसे जाओगे? नहीं नहीं, ये छाता तुम रख लो और मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कह के भोलू बारिश में भीगता हुआ चला जाता है। देखा, मैंने कैसे रानी का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। हा 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 हा। बेचारी अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। उन लड़कों की बातें भोलू सुन लेता है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता उसे वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को तुम हमारा दोस्त समझने लगे? नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे। अब निकलो यहाँ से। इन दोनों की बातें सुनकर भोलू को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी किसी बुढ़िया की आवाज इसके कानों में पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? भोलू उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। जी वो मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब बच्चों पर नजर होती है भोलू, कौन क्या करता है यही मेरा काम है। खैर, ये सब छोड़ो, ये लो, ये छाता ले लो। और आप इस बारिश में क्या करेंगी फिर? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं, अब मैं चलती हूँ। पर हाँ, इस छाते का बहुत सूझबूझ के इस्तेमाल करना भोलू। भोलू उससे वो छाता ले लेता है और उस छाते की तरफ देखने लगता है। वाह, कितना सुंदर छाता है। भोलू जैसे ही उस छाते को खोलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है। वेलकम भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम बोल रहे हो? हाँ भोलू, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो बस इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे अपने हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ साथ चल सकता हूँ। छाता अपने आप भोलू के साथ चलने लगता है। इतने में काशिफ और मजीद की नजर भोलू पर पड़ती है और वो उसे ऐसे चलता हुआ देख लेते हैं। वो देखो जरा, छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोलू बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? देखो ना बेटा, मेरी झोंपड़ी बारिश की वजह से टूट के बिखर गई है। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं फिर से इसे बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, तुम्हारी मदद करने के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। भोलू के ऐसे कहते ही कुछ ही देर में वहां झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान तैयार हो जाता है। दादाजी खुश होकर भोलू को दुआएं देने लगते हैं। भोलू छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे, ये तो कोई जादुई छाता है। फिर ये दोनों भोलू के पास आ पहुंचते हैं। भोलू, जरा सुनो तो सही, तुम ठीक कह रहे थे, हमें रानी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, चोरी करना गुनाह होता है। काशिफ, ये लो, तुम रानी को उसका छाता वापस कर देना। हाँ, अपने छाते को देखकर रानी खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया काशिफ। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है बड़ा ही सुंदर है, क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हमने तो रानी का छाता तुम्हें दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है, ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं, था, अब ये हमारा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरा छाता वापस करो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेकर दिखाओ। नहीं। मोलू जब उनसे अपना छाता लेने लगता है, वो उसे धक्का देके गिरा देते हैं। हा 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 हा। वो दोनों भोलू पर हंसने लगते हैं। इतने में वो बुढ़िया वहां पर भी आ जाती है। तुम दोनों इस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? इसे इसका छाता लौटा दो। अबे बुढ़िया, चल यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि इसे इसका छाता लौटा दो, वरना क्या करेगी तू? हाँ, हमें मारेगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो पहले इसे सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और भोलू की पिटाई करो। इसका इतना कहते ही छाता हवा में उछलता है और बड़ा हो जाता है और इस छाते से पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं
और वो जादुई छाता काशिफ और मजीद की तरफ बढ़ने लगता है। हाँ, अरे अरे रुको, हमें मत मारो। अरे बाप रे, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन छाता भी इनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोलू, तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो, पर इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता जिससे अपना ही नुकसान हो। समझे भोलू? जी बड़ी माँ। बुढ़िया फिर से इसे वो छाता दे देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि जिससे हम अपना ही नुकसान कर बैठे।